बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 81। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई जिंदा दिल और दिलचस्प हो। एंजेला ने ठीक ही कहा था, लेकिन वो दिल के भेद नहीं जानती। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तुम ऊपर से जितने जिंदा दिल हो, अंदर से उतने ही खतरनाक हो। जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यूं घबराने की एक्टिंग करने लगा जैसे वाकई उसने मेरी असलियत जान ली हो। स्टोफर ने मेरी घबराहट से महजूज होते हुए कहा, तुम क्या करते हो? मैंने जवाब देने से पहले सोचा कि मुझे अपनी असलियत नहीं बताना चाहिए कि मैं एक बहुत बड़ा लॉक ब्रेकर हूँ। मुझे ये कहना चाहिए कि मैं ख़ानदानी रईस हूँ। ये सब कुछ सोचते वक्त मैं समझ रहा था कि स्टोफर मेरी सोच को पढ़ रहा है, लिहाजा मैंने जो सोचा वही कह दिया। मेरा नाम शहजाद है और मैं शहजादे की तरह रहता हूँ। कोई काम करना अपनी तौहीन समझता हूँ। आप यूँ समझ लें कि मैं ख़ानदानी रईस हूँ। मेरी बात सुनते स्टोफर ने गहरी सांस खींचकर आंखें बंद कर ली। वो मुझ पर जहर करना चाहता था कि वो मुराकबे में है और अपने इल्म के जरिए कुछ मालूमात हासिल कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे झूठ से नफरत है। किसी झूठे को मैं अपनी बेटी के पास फटकने भी नहीं देता। तुम ख़ानदानी रईस नहीं हो, झूठ ना बोलो। जो तुम्हारी असलियत है वो ज़हर कर दो। यह कहकर उसने आंखें खोल दी और मुझे घूर कर देखने लगा। मैंने फ़ौरन यूं नज़रें झुका ली जैसे उसकी सुर्ख मकनातीसी आंखें मुझे मुतासर कर रही हों। उसने मुझे खामोश देखकर कहा, ऐसे चोर जो सोसाइटी में शरीफों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कभी दूसरों के सामने एतराफ़ नहीं करते कि चोरी उनका पेशा है। तुम में जो बुराई है, अगर इस बुराई को सच्चाई से ज़हर कर दोगे तो मैं तुम्हारी बुराई से नफ़रत नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी सच्चाई की कदर करूँगा। मैंने अकीदत से सर झुकाकर कहा, एंजेला ने दुरुस्त कहा था, वाकई आप बहुत बड़े आलम हैं। लेकिन सच कहने से पहले मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं एंजेला को चाहता हूँ। अगर आपने मेरे पेशे से नफ़रत की तो एंजेला को मुझसे दूर करना चाहा तो मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। अपनी नाकामी कभी बर्दाश्त नहीं करता। अपनी पसंद की चीज़ को छीन कर ले जाता हूँ। आपका ये इल्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बड़े से बड़े खतरनाक मुजरम मेरा नाम सुनकर सहम जाते हैं। स्टोफर ने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा करते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। कुछ करने वाले करते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। क्या मैं ये समझूं कि तुम सिर्फ डींगे मारना जानते हो? मैंने जोशीले अंदाज में अपनी रान पर हाथ मारते हुए कहा, नहीं, मैं जो कहता हूँ वो कर दिखाता हूँ। आपने मुझसे मेरा पेशा पूछा है, तो सुनिए, मैं एक लॉक ब्रेकर हूँ। दुनिया का कोई नाकाबिले फहम ताला हो, मैं उसे खोल कर दिखा दूंगा। इस दुनिया की हर तिजोरी भी उंगली के एक इशारे से खुल जाती है। अगर यकीन ना हो तो मैं अभी यह तमाशा दिखा सकता हूँ कि आपके यहाँ कोई आयरन सेफ है। स्टोफर ने सर हिलाकर कहा, एंजेला की ख्वाबगाह में एक आयरन सेफ है। वो सेफ खास नंबरों की तरतीब से खुलता है। मैं अभी जाकर इन नंबरों की तरतीब बदलता हूँ। हो सकता है वो नंबर तुम्हें किसी तरह मालूम हो गए हों, इसलिए मैं नई तरकीब से उसे लॉक करूँगा। तुम यहाँ बैठो, मैं वहाँ जाता हूँ। जब मैं तुम्हें बुलाऊँ तो वहाँ आना और अपनी सलाहियत का मुजाहरा करना। यह कहकर वो अपनी जगह से उठ गया और एंजेला को लेकर इसकी ख्वाबगाह में चला गया। मैंने उसी वक्त से उसकी सोच को पढ़ना शुरू कर दिया। वो कमरे से बाहर जाकर एंजेला की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, ताले तोड़ना और बात है,
लेकिन नंबरों के सिस्टम को समझना मुहाल है। मैं जो नंबर तरतीब दूंगा भला इसी तरकीब से वो किस तरह सेफ खोलेगा। यकीन करने को जी नहीं चाहता, लेकिन चोर बदमाश अपने फन में हैरत अंगेज महारत रखते हैं और जो महारत वो हासिल करते हैं वहाँ तक हमारा दिमाग नहीं पहुँचता। बहरहाल अभी पता चल जाएगा ये कहाँ तक सच बोल रहा है। वो बड़बड़ाता हुआ अपनी बेटी के साथ इसकी ख्वाबगाह में पहुँच गया। बेटी ने अपने नंबरों की तरतीब से सेफ को खोला, फिर एक तरफ हट गई। उसके बाद स्टोफर ने उसे बंद करके नए नंबरों की तरतीब से लॉक कर दिया। जो नंबर वो तरतीब दे रहा था वो दिमाग से सोच कर ही तरतीब दे रहा था और मैं उसकी सोच के जरिए नंबरों को पढ़ रहा था। 21933 वो सोच कर नंबर तरतीब दे रहा था और मैं उसकी सोच के साथ साथ इन नंबरों को अपनी याददाश्त में महफूज कर रहा था। तरतीब मुकम्मल करने के बाद उसने अंजला से कहा, यह नामुमकिन है, इस तरतीब किए बगैर वो सेफ नहीं खोल सकेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। वो कवि हैकल है, शायद अच्छा फाइटर भी हो सकता है कि नाकाम होने के बाद वो बदमाशी पर उतर आए। अंजला ने कहा, डैडी आपके टेलीपैथिक इल्म के सामने किसी की जिस्मानी ताकत क्या हैसियत रखती है। आप तो पलक झपकते ही उसके दिमाग में हलचल मचा देंगे। हाँ, अगर मैं सोच के जरिए दिमागी तवाज़ुन को डगमगा दूंगा तो वो अपनी जिस्मानी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिस्म दिमाग के ताबे फरमा होता है। जादू इसको बुलाओ। अगर उसने बदमाशी की तो फिर मैं उसकी खोपड़ी को भी उल्टा दूंगा। अंजला मेरी तरफ आने लगी। स्टोफर वहाँ तन्हा रह गया था। उसलिए मैं समझ रहा था कि तन्हाई के बेकार लम्हात में वो मेरी सोच को पढ़ेगा। लिहाजा मैं खालिस जज्बाती अंदाज में अंजला की जवानी के मुताल्लिक सोचने लगा। अंजला मुझे बुलाने के लिए कमरे में आई तो उसे देखते ही मैंने कहा, मैं तुम्हारे ही मुताल्लिक सोच रहा था। तुम इस तरह अपने डैडी के पीछे जाया करोगी तो इस दीवाने का क्या होगा। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं एक हसीन इनाम हूँ। डैडी की आजमाइश में कामयाब हो जाओ तो ये इनाम तुम्हें मिल जाएगा। मैंने सरदाह भरते हुए अपनी जगह से उठकर कहा, इस इनाम को तो तुमने इतनी घेरदार पिशवास में छुपा रखा है कि इसकी सही कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। ऐसा ही पर्दा करना था तो बुर्का ओढ़ लेती। वो हंसते हुए बोली, हाँ, मैंने इस मुल्क में बहुत सी औरतों को देखा है। वो सर से पांव तक इस तरह बुर्का में छुपी होती हैं कि इन्हें ढूंढने को जी चाहता है। ये पर्दा अच्छी चीज़ है, मर्द के दिमाग में तजस्सुस पैदा कर देता है वो कि किस मेयार का हुस्न छुपा कर रखा गया है। समझ लो कि मैंने अपने हुस्न को म्यारी बनाने के लिए ये पिशवास पहन रखी है। अब तुम सब्र करो और यहाँ से चलो, डैडी तुम्हें बुला रहे हैं। मैं उसके साथ उसकी ख्वाबगाह में जाने लगा। उसके साथ चलते हुए मैं उसके बदन के नशेबो फराज को किन अँखियों से देखता जा रहा था कि मेरे देखने और सोचने से स्टोफर को यकीन होता रहे कि मैं आम नौजवानों की तरह एक मनचला आशिक हूँ। हम ख्वाबगाह में पहुंचे तो स्टोफर ने सेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ और अपनी हैरत अंगेज सलाहियत का मुजाहरा करो। मैं आगे बढ़कर ठीक सेफ के सामने खड़ा हो गया। स्टोफर से कहा, आप एक कागज़ और पेंसिल लेकर खड़े हो जाए और जो कुछ मैं कहूँ उसे लिखते जाए। अंजला ने अपने बाप के लिए कागज़ और पेंसिल मुहैया कर दी। मेरे दाएं हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। मैं इस अंगूठी पर नजरें जमाए उल्टे सीधे मंत्र पढ़ने लगा। दोनों बाप बेटी गहरी तवज्जो से मुझे देख रहे थे। वो अंगूठी भी इनकी तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। फिर मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, ऐ बाबा कंबल शाह, तेरी दी हुई इस तिलस्मी अंगूठी से मैंने कितनी तिजोरियाँ खोली। अब तो अपनी करामात से इस तिजोरी के नंबर भी बता दे। यह कहकर मैंने अंगूठी को सेफ के हैंडल पर जमा दिया। फिर यकलख्त खामोश होकर अपने दिमागी समाज से गैबी आवाज़ों को सुनने लगा। भला गैबी आवाज़ें कहाँ से आती? चूँकि स्टोफर मेरी सोच को पढ़ रहा था, इसलिए मैं तिलस्म का ढोंग रचा रहा था और अपने दिमाग में इस तरह की आवाज़ें पैदा कर रहा था। गो 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 नंबर 2। मेरी सोच में नंबर 2 आते ही मैंने स्टोफर से कहा, आप नंबर 9 लिखिए। उन्हें फ़ौरन ही कागज़ पर लिखा। मैं इसी तरह बारी बारी गो गो की आवाज़ पैदा करता और एक एक नंबर अपनी ज़ुबान की गिनती में पढ़ता गया और उसे अंग्रेज़ी
गिनती में बताता गया। हर नंबर पर क्रिस्टोफर का मुंह हैरत से खुल जाता। आखिरी नंबर तक मेरी अंगूठी सेफ के हैंडल से चिपकी रही। जब तरतीब मुकम्मल होगी तो मैंने अंगूठी वाला हाथ उठाकर फिर क्रिस्टोफर के हाथ से कागज़ लेकर अंजला को देते हुए कहा, ये लो नंबर, इस तरतीब से तुम्हारा सेफ खुल जाएगा। अंजला ने सवालिया नज़रों से बाप की तरफ देखा तो बाप ने हैरानी से सर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने नंबरों की यही तरतीब रखी थी। सेफ खुल जाएगा, मगर ये तो जादुई चक्कर है। मैं जादू पर इतना यकीन नहीं रखता, लेकिन ये मानता हूँ कि जादू भी एक काला इल्म है। शहजाद, क्या तुम अपनी अंगूठी मुझे दिखा सकते हो? मैंने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में इनकार करते हुए कहा, वेरी सॉरी, ये अंगूठी मेरे मरने के बाद ही मेरी उंगली से उतरेगी। कमल शाह ने ताकीद की है कि अपने साए पर भी भरोसा न करना। अगर तुम्हारा साया भी हाथ फैलाए तो उसके हाथ पर भी ये अंगूठी उतार कर न रखना। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह छू कर देख लीजिए। ये कहकर मैंने उसकी तरफ अपना अंगूठी वाला हाथ बढ़ा दिया। वो करीब होकर अपनी उंगलियों से अंगूठी को छू कर देखने लगा। वो दरअसल देख नहीं रहा था, बल्कि मेरे दिमाग को टटोल रहा था कि मैंने कहाँ तक सही कहा है, और मैं इसकी तसल्ली के लिए सोच रहा था। तिलस्म क्या है तो ये तो मैं नहीं जानता जब तक ये अंगूठी नहीं मिली थी। इस वक्त तक मैं ये जादू को किस्सा कहानियों की बातें समझता था, लेकिन इस अंगूठी ने मेरे नज़रियात बदल दिए। इसने मेरे लिए इतनी तिजोरियों के मुंह खोले हैं कि एक मुफलिस से शहजादा बन गया हूँ। मैं बाबा इस एहसान को ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं सोचता जा रहा था, अपने दिमाग समाज से सुनते जा रहा था। चूँकि मैं बड़ी मासूमियत से इस तिलस्मी अंगूठी के मुतल्लिक सोच रहा था, इसलिए उसे यकीन हो गया कि मैं फ्रॉड नहीं हूँ और ना ही इससे फ्रॉड कर रहा हूँ। उसने मेरा अंगूठी वाला हाथ छोड़कर कहा, मैंने बड़ी दुनिया देखी है, लेकिन जादुई करिश्मा पहली बार देख रहा हूँ। सच पूछो तो आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। मैं फिर एक बार तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, मगर ये आजमाइश ज़रा लंबी होगी। और आज तुम हमारे मेहमान होगे। मैं सुबह तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें कौन सा सेफ खोलना है। ये साथ वाला बेडरूम तुम्हारे लिए है, मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ अंजला ख्वाबगाह से बाहर आया। उसके साथ वाले कमरे में दाखिल होकर मैंने देखा कि मेरे और अंजला के कमरे के दरमियान जो दीवार थी, इसमें एक बड़े स्क्रीन की तरह खिड़की बनी हुई थी, जिसके पट नहीं थे। खिड़की के एक सिरे से दूसरे सिरे तक शीशा लगा हुआ था। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए कि वो शीशे की एक छोटी सी दीवार थी, जिसके दूसरी तरफ अंजला के ख्वाबगाह का पूरा मंजर दिखाई देता था। तो उसने मुझसे कहा, तुम यहाँ आराम करो, सुबह हमारी मुलाकात होगी। मैंने कहा, जिस सेफ को खोलने के लिए आप मुझे दोबारा आजमाना चाहते हैं, उसके मतलब आप मुझे अभी क्यों नहीं बता रहे हैं, सुबह क्यों बताना चाहते हैं? उसने जवाब दिया, सुबह तक मैं ये फैसला करना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। बेयकीनी की वजह क्या है? तुम्हारी इस तिलस्मी अंगूठी ने मुझे उलझन में डाल दिया है। मैं समझ रहा था कि तुम साइंटिफिक तरीक़ों से तिजोरियाँ खोलते हो, लेकिन तुम्हारा तरीका तो ऐसा है कि आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आता कि ये कैसा तरीका है। आपको यकीन करने की ज़रूरत ही क्या है? आइए हम आपस में तय कर लें। आपकी बताई हुई जिस तिजोरी को मैं खोलूँगा, उसका आधा माल मेरा और आधा आपका होगा। आपको माल खाने से मतलब रहना चाहिए। मैं तिजोरियाँ कैसे खोलता हूँ ये सोचकर आप परेशान क्यों होते हो? तुम ठीक कहते हो, मुझे सिर्फ अपने मकसद को देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा वो मकसद तुम किस तरह पूरा करोगे। लेकिन बात कुछ और है। जिस तिजोरी तक मैं तुम्हें पहुँचने के लिए कहूँगा, इसमें से तुम्हें दौलत नहीं मिलेगी। फिर इसमें से क्या मिलेगा? तिजोरी के अंदर तो खजाना ही हुआ करता है। हाँ, इसमें एक नन्हा खजाना है, लेकिन इससे तुम्हें नहीं, मुझे फ़ायदा पहुँचेगा। मैं ऐसी तिजोरी नहीं खोलता जिससे मुझे फ़ायदा हासिल ना हो, लेकिन अंजला की खातिर मैं ये काम करूँगा। मुझे बताइए वो सेफ कहाँ है? अभी नहीं, मैंने कहा ना, सुबह तक मुझे ये फ़ैसला करने दो। दरअसल मैं तुम्हें अपना राजदार बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सोचने का मौका दो। अच्छा, गुड नाइट। ये कहकर वो कमरे से जाने लगा। मैं समझता था कि मेरी तरफ से पलटते ही वो मेरी सोच को पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि यही हथकंडे में दूसरों पर आजमाता रहा हूँ, इसलिए ख्याल पढ़ने वालों की तकनीक से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो जो सुबह तक फैसला करना चाहता था, वो दरअसल मेरी सोच को पढ़कर मुतमिन हो जाना चाहता था। मैं भी उसके इत्मीनान के लिए सिर्फ अंजला के मुतल्लिक़ ही सोच रहा था। थोड़ी देर
میرے دماغ میں ایک منفی سوچ ابھری۔ مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے خرید رہا ہے۔ وہ میری اس سوچ میں مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا مجھے انجلا کے ڈیڈی پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کہیں وہ مجھے کسی ایسے سیف کا پتہ تو نہیں بتائے گا جہاں میں پہنچتے ہی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ میں نے مثبت سوچ میں کہا نہیں، انجلا کا باپ ایسا نظر تو نہیں آتا، وہ جیسی پیاری پیاری سی ہے اس کا باپ بھی مجھے کوئی کم پیارا نہیں لگتا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہے کہ صحیح نمبر کی ترتیب بتانے کے بعد وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہونے لگا ہے اور مجھ سے کوئی اہم کام لینا چاہتا ہے۔ کام اتنا اہم ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، بس یہ آرزو ہے اس کام کے صلے میں انجلا مل جائے۔ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا کہ اس کے بعد میرے دماغ میں کوئی منفی سوچ نہیں ابھری۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب وہ خاموشی سے میرے متعلق سوچ رہا ہے، لہذا میں فوراً اس کے جو خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ کم وقت تو گھوم پھر کر انجلا پر آ جاتا ہے، فی الحال یہ انجلا پر دنیا کی کسی دولت کو ترجیح نہیں دے رہا ہے۔ اب یہی مناسب ہے کہ انجلا سے دور ہی دور اسے تڑپاتی رہے اور اس کی طلب میں شدت پیدا کرتی رہے۔ اس پر جتنی دیوانگی طاری ہوگی وہ اتنی ہی توجہ سے جلد میری دوسری آزمائش سے گزر جائے گا۔ اب مجھے اس سلسلے میں انجلا کو ضروری ہدایات دینی ہوگی، وہی تمام رات اسے اپنی اداؤں سے دیوانہ بناتی رہے گی۔